आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। अविनाश गुरक्साकर हमारे साथ मौजूद हैं और आज के क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से अच्छे हैं। एसएक्स निफ्टी अभी भी इंटरडे हाइस पर ही ट्रेड कर रहा है 9255 के लेवल्स पर करीब 28 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। राजेश सतपुते हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। अच्छी ओपनिंग हो सकती है एटलीस्ट एसएक्स निफ्टी को देखते हुए, कल की बढ़त को देखते हुए, या फिर जो क्यूज हैं ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट से उनको देखते हुए तो यही लग रहा है। आज ओपनिंग के बाद आप क्या सलाह देंगे निफ्टी ट्रेडर्स को, कीपिंग इन माइंड कि 2 दिन बाद एक्सपायरी है? मुनाफा समेट लें, होल्ड रखें, नई पोजीशंस बनाएं, एग्जैक्टली क्या करें इंडेक्स पर? देखिए, हम लोग देख रहे हैं पिछले एक्सपायरी भी और इस एक्सपायरी में भी 9200 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग मीडियन के तौर पे काम कर रहा है। 9200 के नीचे 100 पॉइंट, ऊपर में 50-60 पॉइंट। सो हार्डली ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट स्ट्रैंगल बनता है एक्सपायरी के शुरू में वो हमने देखा कि रफली 9000 और 9300 पे बनता है। डिम्पी जी जो कह रहे थे वो बहुत सटीक विश्लेषण था। मुझे लगता है कि उसी रेंज पे, उसी लेवल्स पे मैं भी काम करूंगा और इनफैक्ट दैट इज़ द लेवल विच इज़ क्वाइट विजिबल आज के लिए भी। देखिए, इनफैक्ट कल का जो ऑप्शंस का डेटा उसमें सिर्फ मैं एक ऐड करना चाहूँगा। 9200 के पुट में रफली कल हमने देखे 22 लाख शेयर जुड़े हैं। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि 9200 तोड़ने नहीं देगा बाजार टिल एक्सपायरी। सो यू कैन से अगर यहाँ पे लॉन्ग भी रखना है तो जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दैट शुड बी बिलो 9200। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है चैनल रेजिस्टेंस। जो निफ्टी का जो ट्रेंड है उसका एक चैनल था जो ब्रीच हुआ था 9170 पे, और वो अभी घूम के फिर से वो चैनल का जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट कर रहा है। जो 9170 था वो अभी चेंज होकर 9270 हुआ है। तो यू कैन से 9200 और 9270 से 280 ये एक रेंज बनेगा टिल एक्सपायरी। मुझे लगता है इसी रेंज में एक्सपायरी होने वाली है। खैर, ये बात तो बिल्कुल तय है कि बाजार के अंदर जो चीज़ हो रही है, कम से कम इंडेक्स में पिछले 2 दिन से वो कह कर हो रहा है, कह के बताया जा रहा है कि हम यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से फिसल सकते हैं। वो लेवल्स की इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है। राजेश भी वही बात रखते हुए अब स्टॉक्स के बारे में बातचीत करते हैं। रिलायंस रिटेल पे और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भी हम रिकमेंडेशन हमको अविनाश तो मिल गया, लेकिन राजेश आपकी भी रिकमेंडेशन चाहिए। एक मैं रिलायंस रिटेल की खबर भी जोड़ देता हूँ। वो इसमें यह है कि कंपनी की अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ विस्तार की योजना है। ये उसी का ही हिस्सा है, ये अलग कंपनी नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही जुड़ती है। और रिलायंस और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये तीनों मिलकर कुछ एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाली हैं। आज के लिए आपका रिलायंस का टारगेट क्या है टेक्निकल चार्ट पे देखते हुए राजेश? अविनाश तो कह रहे हैं कि ठीक है, एक बार 1500 तक भी आ सकता है, 40-50 रुपये ऊपर भी आ सकता है। ये रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, आप भी यही कहते हैं कि एक बार रुक जाना चाहिए 1470-80 पे, अगर मिल जाए सुबह के लेवल्स तो? देखिए, मेरा तो कहना है अगर आज पोस्ट रिजल्ट जो कल हमने देखा कि एक पॉजिटिव रिजल्ट रिलायंस ने दिया, तो मुझे लगता है आज के लिए रिलायंस एक की प्लेयर के तौर पे काम करेगा। आज के लिए जो लेवल्स है वो पहला जो लेवल था 1450, 1570 एक बैरियर रहेगा। अगर वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज अटकेगा तो डेफिनेटली आज के लिए मीन्स आज फॉर इंट्राडे ट्रेडर के लिए वो एक रेजिस्टेंस रहेगा और वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि जो एक्सपायरी तक देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि एक बार ये 1450, 1570 का जो सप्लाई जोन है वो निकालने की कोशिश करेगा और बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। सो जिसके पास लॉन्ग है उनका स्टॉप लॉस होगा 1400 का और उन्हें होल्ड रखना है 1450, 1470 के लिए। अगर वहाँ पे ब्रेकआउट मिले तो मे बी दे कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस। ठीक है, तो राजेश की बात हमको ये समझ में आई कि जिन्होंने रिजल्ट खेला है, रिजल्ट के हिसाब से रिलायंस को खेला है, उनके लिए 40 रुपये है। जिन्होंने एक्सपायरी खेलनी है उनके लिए 1480 का है, यानी कि 60 से 65 रुपये है। जिनका लॉन्ग टर्म रखना है वो भी रख सकते हैं। तो 3 हिस्सों में हमने बांट दिया, जिन्होंने एक्सपायरी खेलनी है, रिजल्ट खेलना है और जिन्होंने लॉन्ग टर्म खेलना है। रिलायंस पे आपको रणनीति मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और शेयर है, वो है जेएम फाइनेंशियल। इसकी ना बायबैक की योजना है और ये करीब 10% अपने इक्विटी कैपिटल का बायबैक करने वाली है। विनाश, जेएम फाइनेंशियल्स ठीक लग रहा है आपको? क्योंकि ये भी अच्छा चला है, प्राइस की बिहाफ से भी अच्छा चला है और कंपनीज के जो हमको क्वार्टरली नंबर्स भी दिखे ना, वो पिछले 2-3 क्वार्टर्स के देखे वो हमने अच्छे थे, ग्रोथ थी उनमें। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट डिम्पी, हमको लग रहा है कि नतीजे तो अच्छे ही हैं, लेकिन बायबैक की न्यूज़ पे हमको लग रहा है कि मार्केट्स अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगी कि किस प्राइस पे बायबैक हो रहा है और कितना बायबैक करने की योजना है। अगर ये टेंडर बेसिस का बायबैक है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में शायद तो थोड़ी सी और तेज़ी काउंटर में बन सकती है, क्योंकि मार्केट ड्रिवन अगर बायबैक होता है तो इसमें शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक में नहीं आए। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा आज के लिए और आने वाले दिनों के लिए। ठीक है।
के सुब्रमण्यम भी हमारे साथ अब मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सुब्रा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज़ी बिजनेस। पहले ये बताइए कि कल सीमेंट स्टॉक्स में जोरदार बाइंग थी और ये बाइंग के पीछे अर्निंग्स का ट्रिगर था, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से जिन्होंने भी पोजीशंस डेरिवेटिव्स में या फिर कैश में बनाई हैं, एसीसी, अल्ट्राटेक या फिर इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स में, उन्हें भी करना क्या चाहिए? कल का मूव क्या इंडिकेट कर रहा है? ये तेजी कंटिन्यू होगी या फिर होल्ड रखें या फिर मुनाफा समेट लें? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक कल की जो भी हमने एसीसी के नतीजे के बाद जो जबरदस्त हमने रैली देखी, क्योंकि सीमेंट ब्रॉडली अंडर परफॉर्मर रही है, लेकिन कल की बढ़त के बाद कहीं ना कहीं ऐसे संकेत मिल रहा है कि शायद इंफ्रा रिलेटेड जो यहाँ पर थीम है, जो अभी तक एक काफ़ी स्लगिश रही है, वो अभी काफ़ी इस सीरीज में काफ़ी एक्टिव रही है, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है लग रहा है। और उसके साथ साथ हमने सीमेंट पे भी हमने अच्छी चाल देखी। तो मेरा मानना है कि शायद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नियर टर्म थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है। जैसे अगर हम मुझे एसीसी की बात करें तो शायद 1550 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और जहाँ तक इंडिया सीमेंट का सवाल, आई थिंक अभी भी बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी मुनाफा वसूली अगर 150 या 190 तक आए तो एक दिन वापस खरीदारी की जा सकती है। ब्रॉडली ये सीमेंट सेक्टर में आउट परफॉर्मर रहने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक बाकी सीमेंट काउंटर्स के सवाल, आई थिंक अभी भी काफ़ी स्कोप है। तो एक एक्यूमुलेशन कैंडिडेट जो भी नॉन एफएनओ है, एक्यूमुलेशन कैंडिडेट समझ के यहाँ पर एक रणनीति बना जा सकती है जी। लेकिन डिम्पी, ये कई महीनों की शांति के बाद ये स्टॉक्स दौड़े हैं, तो लग नहीं रहा है कि आसानी से रुकेंगे। वो तो खैर बता ही दिया था इन्होंने, जो चल के दिखाया अपने आप में। 165 से सीधा इंडिया सीमेंट 200 हो गया 4 सेशन के अंदर। ग्रासिम जैसा भारी भरकम शेयर भी इंट्राडे 5% स्टॉक्स 6%, 7%, 8% दौड़ते हुए आमतौर पे तो नहीं दिखते हैं। और ये बात बिल्कुल तय है। देखिए, एक तो नंबर्स का डर तो था ही। नोटबंदी के बाद जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाला सेक्टर बताया जा रहा था वो सीमेंट ही था। हालांकि उन्होंने पिछली बार के क्वार्टर नंबर में भी थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाई थी इन्वेस्टर्स के साथ, जिनका होल्डिंग थी ज़्यादा कमज़ोर नहीं थे। लेकिन इस बार के नंबर में चैलेंज था, क्योंकि ग्रोथ की स्टोरी तो इनके पास है, लेकिन क्या आगे चल के ये कंजम्पशन, जो डिमांड सप्लाई का गैप है, उसको थोड़ा और वाइडन करने वाली है? उसको देख के ऐसा लग रहा है क्या हो सकता है। सरकार की मैं आपको एक योजना बताऊं, आज ही समीक्षा होने वाली है प्रधानमंत्री की, इंफ्रा को ही लेकर है। और इंफ्रा का मेजर कंपोनेंट तो सीमेंट ही है। और प्राइसिंग पावर इन्होंने खोई नहीं, डिमांड सप्लाई इनके फेवर में रही। सिर्फ जो प्रॉब्लम थी वो थी कि नोटबंदी और जो पूरा प्रोसेस इनके साथ हुआ था, उससे अब ये लगता है पूरी तरह से उभर चुके हैं। अब शायद अपने आप में रीस्ट्रक्चरिंग का भी समय होगा। और एक और चीज़ है, वो है रियलाइजेशंस, क्या कितने बेहतर रहते हैं। बड़ी कंपनीज को लेकर थोड़े डाउट थे, लेकिन नंबर्स में उन्होंने क्लियर कर दिया कि डाउट करने की चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं जो छोटी सीमेंट कंपनीज आएंगी वो भी अच्छे नंबर्स ही लेके आने वाली हैं। ये तो इंपॉर्टेंट था नंबर्स पे। अच्छा, एक और चीज़ है सुब्रा, अभी तो चलता हुआ सेक्टर पूछा दीपाली ने, मैं एक रुका हुआ सेक्टर पूछता हूँ। वो है इन्फोसिस, यानी कि आईटी के साथ का सेक्टर। इन्फोसिस पे खबर आई है कि ईस्टर्न यूरोप में विस्तार की कंपनी की योजना है और ये अपने आप पे डिलीवरी सेंटर खोलना चाहती है। खबर हो सकता है कंपनी के पोर्टफोलियो बिजनेस के हिसाब से बहुत छोटी हो। क्या इस समय शॉर्ट कवरिंग और इस समय वैल्यू बाय के तौर पर कुछ आईटी कंपनीज को चुन सकते हैं पोर्टफोलियो में? क्योंकि बाजार चल रहा है, एक हिस्से को छोड़ के चल रहा है, वो हिस्सा कहीं वैल्यूएबल है या फिर नहीं है, मेरे को ये बता दीजिए। जी डेफिनेटली, जहाँ पर बुक्स में इतनी कैश पड़ी है, अगर आप देखें तो फिलहाल विजिबिलिटी थोड़ी बहुत काफ़ी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये सब सीमेंट काउंटर्स जो भी वैल्यूएशन, या सॉरी आईटी काउंटर्स जो वैल्यूएशंस पे हैं, आई थिंक करंट लेवल से हम ऑलरेडी देख रहे हैं। अगर आप देखें तो ऑलरेडी कॉन्ट्रा फंड्स लॉन्च हो रहे हैं और यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल रही है। और कल एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ, सीएन का एक वर्किंग रिजल्ट आया, उनमें उनको बयां नहीं था कि H1B1 के जो वीसा के जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज इक्वल टू द डोमेस्टिक सैलरी। तो ऐसे भी व्यू पॉइंट आ रहे हैं कि शायद उसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये सब मतलब आई थिंक जो भी निश प्लेयर्स हैं आईटी सेक्टर में, वहाँ पर आई थिंक मूवमेंट आ सकती है। और जहाँ तक ये सब दिग्गज कंपनी आईटी, टीसीएस, आई थिंक कॉन्ट्रा बेट लेके आई थिंक अभी एक्यूमुलेशन का टाइम है। मेरा मानना है कि डॉलर भी यहाँ पर काफ़ी ओवरबॉट अभी फिलहाल आईटी का रुपी जो है ओवरबॉट है, यहाँ से पुल बैक आने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक उस लिहाज से बाइंग आई थिंक डेफिनेटली एक्यूमुलेशन करने की पूरी संभावना है। अविनाश, बहुत संक्षेप में, सुब्रा तो एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बड़े नेम्स के मुकाबले क्या छोटे नेम्स को देखना चाहिए, स्पेशली मास्टेक, माइंडट्री और हेक्सेवेयर के अर्निंग्स देखने के बाद?
नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दीपाली, मुझे लग रहा है कि फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज को इस टाइम पे कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की कमेंट्री ट्रम्प साहब से अभी आ रही है, अभी तक ऐसा कोई रिलीफ लग नहीं रहा है आईटी कंपनीज के लिए आएगा, और फ्रंटलाइन बड़ी कंपनीज को काफ़ी दिक्कतें होगी। तो मुझे लग रहा है कि टीसीएस, टिपिकली एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, इन कंपनीज को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। छोटी कंपनीज में परसिस्टेंट, मास्टेक, हेक्सावेयर, ये कंपनीज ने प्रूव किया है कि डिस्पाइट चैलेंजिंग हेडविंड्स इन्होंने मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत निवेश का मौका ज़रूर इन्वेस्टर्स को यूज़ करना चाहिए, बट फ्रंटलाइन कंपनीज में मेरी राय रहेगी कंप्लीटली अवॉइड करें। ठीक है। वैसे आपको बता दूं, आज विप्रो के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो इसका भी लेखा जोखा आप जी बिजनेस की ही स्क्रीन पर देखेंगे कि विप्रो के आज नंबर्स कैसे रहने वाले हैं। और लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया। एजेंडे के साथ हम ब्रेक ले रहे हैं, यानी कि आपको बता रहे थे कौन सा न्यूज़ फ्लो आज जी बिजनेस की स्क्रीन पर आपको थोड़ा हावी दिखेगा। एक तो विप्रो का नतीजों का एनालिसिस हम करेंगे, 4 बड़ी कंपनीज, 2 छोटी कंपनी, माइंडट्री, मैस्टेक जैसी कंपनीज, हेक्सावेयर के नंबर आ चुके हैं, और 2 बड़ी कंपनी, इसमें इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर भी आ गए हैं। अब बारी होगी विप्रो की, इसके नंबर्स भी देखने होंगे आज कैसे रहते हैं, इसका एनालिसिस होगा। और कितनी मजबूती है अभी सीमेंट कंपनीज में, क्या सिर्फ रिजल्ट एक मात्र ट्रिगर है जो कि इनकी तकदीर बदल सकता है, या फिर ग्राउंड पे भी ऐसी चीज़ें बदल रही हैं जो सीमेंट कंपनीज को और पक्का करती हैं आपके निवेश के लिए, इसका एक एनालिसिस होगा। ये करीब 10:30 बजे के आसपास। एक्सपायरी का हफ्ता है, तो आप बिल्कुल मत चूकिएगा 12:30 बजे वाला हमारे कार्यक्रम, और 1:30 बजे जिसमें हम एक्सपायरी के शेयर्स आपको बता रहे हैं। हालांकि दिन भर ही हम आपके सामने कुछ ना कुछ डेरिवेटिव एक्सपायरी का डाटा रखते हैं, लेकिन ये 2 खास कार्यक्रम डेरिवेटिव को ही फोकस में करते हुए हमने आपके सामने रखे हैं। आज हम एक पोल भी लेके आएंगे जिसमें कहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है, आप उसका एक बार आकलन कर लेंगे। रिलायंस के नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं, थोड़ी देर में हम आपके सामने एक जी बिजनेस का पोल भी उतार देंगे, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स के बाद एक बार मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या फिर अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए बड़ी खरीद के लिए। तो ये रिलायंस का पोल आप समझेंगे। इंफ्रा सेक्टर पर आज मोदी सरकार एक समीक्षा बैठक कर रही है, और हो सकता है समीक्षा बैठक में कुछ एक और बड़े फैसले पे निकल के आए, जहाँ पे गति कम होगी वहाँ पे गति को बढ़ाया जा सकता है। उसमें ध्यान रखा जाए सड़क से जुड़ी हुई कंपनीज को, कुछ हद तक अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ और बयान भी आ सकते हैं। तो ये इंफ्रा का स्पेस बाजार के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज एक समीक्षा बैठक होने वाली है, उसका असर भी आज आप देखेंगे, और जी बिजनेस आपको बताएगा कि क्या हो सकता है और किसका फर्क इसको आपको दिखेगा।